नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी विषय कोर्स आ क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत प्रीवियस पेपर 2010 से लेकर 2015 तक के हम प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। और पाठ कौन सा है? एक कहानी, यह भी जिसकी लेखिका है मन्नू भंडारी। इस पाठ से संबंधित सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10वीं में पूछे गए प्रश्नों को हम लेकर आए 2010 से 2015 तक। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो कुछ हमने औपचारिकता भी लिख के रखी है, जो बता रखी है कि सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स आ पाठ एक कहानी ये भी मन्नू भंडारी से 2010 से 2015 तक आए महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो चलो फिर शुरू करते हैं। प्रश्न और उत्तर 2010, ठीक है, ये आपका 2010। तो 2010 में जो जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों और को उत्तर सहित लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले शुरू करते हैं प्रश्न नंबर पहला। तो पहला दिया कि एक कहानी यह भी आत्मकथन की लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने में किस किस का किन रूपों में योगदान रहा। देखो, एक कहानी यह भी एक पाठ का नाम है और ये क्या है? मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई आत्मकथन। तो ये कहा गया कि लेखिका के व्यक्तित्व को बनाने में किस किस का किन किन रूपों में योगदान रहा है। तो आपने पाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो भी हम बताते हैं, अगर पता होगा तो इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे ये जान लीजिए। तो उत्तर हम हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे एक कहानी यह भी की लेखिका मन्नू भंडारी के अनुसार उनके व्यक्तित्व को बनाने में उनके पिता तथा कॉलेज की हिंदी अध्यापिका श्रीमती शीला अग्रवाल का योगदान सबसे अधिक रहा। ठीक है। फिर उसके बाद उनके पिता गोरे रंग के प्रति अधिक आकर्षित थे, अतः लेखिका के सांवले रंग के प्रति उनके मन में उपेक्षा का भाव रहता था। लेखिका के मन में इसके कारण आक्रोश और विद्रोह की भावना रहती थी, जो उनके साहित्य में भी प्रदर्शित हुई है। फिर आता है श्रीमती शीला अग्रवाल ने उन्हें उत्कृष्ट साहित्य का चयन करना सिखाया था। बाद में राजनीति में उन्हें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया था। तो ये देखो, हो गया प्रश्न नंबर पहले का उत्तर। तो प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा गया था कि लेखिका पर के व्यक्तित्व पर किन किन और किन रूपों में योगदान रहा। तो देखो, लेखिका पर दो लोगों का प्रभाव देख पड़ा, एक तो पिताजी का और दूसरा उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का। तो एक उत्तर आपका तो ये हो गया। अब पूछा किन किन रूपों में योगदान रहा। तो देखो, लेखिका के पिता का योगदान इस प्रकार रहा कि लेखिका के पिता चाहते थे, एक तो देखो लेखिका के पिता उसको इग्नोर करते थे। वो कहती थी जब मैं छोटी और दुबली पतली काली थी तो हमारे पिता हम पर ध्यान ही नहीं देते थे। उनका गोरा रंग कमजोरी था और उनकी जो बड़ी बहन थी उसको अधिक वो चाहते थे, इसलिए लेखिका में क्या हुई, हीन भावना उत्पन्न होगी। दूसरा ये रहा कि लेखिका के पिता हमेशा चाहते थे कि जो मन्नू भंडारी है उसके घर में जो राजनीतिक पार्टियों के लोग आते हैं उनके सामने या साथ में बैठे और उनकी बहसें क्या करे, सुने। कहने का मतलब ये कि राजनीति में वो रुचि ले। लेकिन एक उनकी समस्या थी, वो ये तो चाहते थे कि वो जो उनके घर में राजनीतिक लोग आते हैं उनके साथ बैठे, लेकिन बाहर जाकर कुछ ना करे। फिर दूसरा शीला अग्रवाल का प्रभाव पड़ा। उनका क्या प्रभाव पड़ा? शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने सबसे ज़्यादा क्या लेखिका पर गहरा प्रभाव डाला, इसीलिए वह राजनीति में अधिक सक्रिय और जोशीली दिखाई दी। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार से है। एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका के अपने पिता के साथ वैचारिक टकराव के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो देखो, प्रश्न में ये कहा गया कि लेखिका का अपने पिता से विचारों यानी किस विचारों को लेकर हमेशा टकराव या टक्कर होती रहती थी, उस पर ही क्या करना है आपको लिखना। तो उत्तर इसका इस प्रकार से लिखेंगे, आप हेडिंग डालेंगे उत्तर और फिर लिखेंगे लेखिका के अपने पिता के साथ कई कारणों से वैचारिक टकराहट होती थी। जैसे एक और तो उसके पिता उसे सदैव आसपास के वातावरण और देश के लिए जागरूक होने को कहते थे। उसके मन में देश की स्वतंत्रता की अलग जगाना चाहते थे। वो चाहते थे कि लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले, परंतु उसके कार्य को घर के अंदर तक ही सीमित कर देना चाहते थे। वो चाहते थे कि लेखिका अपने विचार तो सख्त रखे और प्रकट भी करे, परंतु सड़कों पर उतरकर यह सब करे, यह उन्हें नहीं भाता था।
फलस्वरूप दोनों एम टकरा जाते थे। एम का अर्थ है मैं। अब देखो हम इसको क्या कर लेते, समझ लेते हैं। लेखिका ये कहती है कि हमारे पिताजी के विचारों में क्या टकरार थी। पिताजी चाहते थे कि मैं चार दीवारी के अंदर राजनीति सीखूं और राजनीतिक पार्टियों के आने वाले लोगों से बहस करूं, लेकिन घर के बाहर जाकर सड़कों और चौराहों पर आंदोलन ना करें। इसी बात को लेकर लेखिका और उसके पिता में हमेशा टकरार होती रहती थी। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर तीसरा। तो तीसरा दिया है, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका ने आस पड़ोस के महत्व के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं, आज के महानगरीय परिवेश में उनकी प्रासंगिकता पर विचार डालिए। यानी लेखिका ने अपने पाठ में आसपास यानी पड़ोस कल्चर पर कुछ बातें कही हैं, उसी पर प्रकाश अपने को डालना। अब उत्तर कैसे लिखेंगे इसका? उत्तर इस प्रकार से रहेगा, लेखिका ने आस पड़ोस के महत्व को बताया है कि लोग आपस में सुख दुख बांटते थे तथा घर की सीमा मोहल्ले तक फैली हुई थी, अर्थात लोग एक दूसरे के घर खूब आया जाया करते थे। ये लेखिका ने अपने समय के पड़ोस के बारे में बताया कि पड़ोसी किस प्रकार से एक दूसरे के साथ व्यवहार रखते थे। फिर आगे, उनके संबंधों में इसने वह विश्वास था। आज की महानगरीय संस्कृति में आस पड़ोस के लिए कोई स्थान नहीं है, लोग अपने घरों तक ही सीमित होकर रह गए हैं। लोगों का परस्पर प्रेम, उनकी सुरक्षा, उदारता, सामाजिकता सब कुछ धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। देखो लेखिका ने ये कहा, इसको आप समझ लेते हैं कि जब वह रहती थी तो उसके पड़ोस के जो छतें थी सब एक दूसरे से मिली थी और पूरे मोहल्ले तक फैली थी। किसी के यहाँ कोई भी आ जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं था। एक दूसरे पर विश्वास करते थे, प्रेम रखते थे आपस में और सुख दुख में साथ देते थे। ये पहले पड़ोस कल्चर था। लेकिन कहते फिर बाद में जब लोग फ्लैटों में रहने लगे तो पड़ोस कल्चर लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि एक दूसरे से ना बोलते, ना चालते, ना हाल चाल लेते, ना सुख दुख में रहते हैं। तो यही इन्होंने इसमें बताया। अब आता है आपका, ये हो गए 2010 में पूछे गए प्रश्न। अब आता है 2011 में पूछे गए प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 4, मैंने सीरियल वही रखा है। एक कहानी यह भी कि लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। देखो ये 2010 में भी पूछा गया, इसी प्रश्न को घुमा के फिर उन्होंने 2011 में भी पूछा। तो हम उत्तर उस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे लिखा, लेखिका के व्यक्तित्व पर दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव लेखिका पर उसके पिता के व्यक्तित्व का पड़ा। उसके व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में पिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनके कारण ही लेखिका के मन में हीन भावना आई, उनके कारण वह विद्रोही बनी। पिताजी के कारण लेखिका में देश प्रेम की भावना जागी। तो ये हो गया देखो पिता का प्रभाव, है ना, पिताजी का लेखिका के व्यक्तित्व पर प्रभाव। अब आपके मन में ये भी आता व्यक्तित्व क्या आता, तो व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है, ये ध्यान रखना। अब आता है दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु में क्या है कि दूसरा प्रभाव हिंदी की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का पड़ा है। लेखिका को आंदोलन और क्रांतिकारी बनने में उनकी मुख्य भूमिका रही। उनकी जोशीली बातों ने उसे जीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखाया। तो इस प्रकार देखो लेखिका के व्यक्तित्व पर दो लोगों का प्रभाव पड़ा, पिताजी का और शीला अग्रवाल का। तो पिताजी से उसने क्या सीखा, घर में रहकर राजनीति सीखी, और लेखिका से उसने अपनी हिंदी प्राध्यापिका से क्या सीखी, खुलकर किसी चीज का विद्रोह करना या अपनी बात कहने सिखाया। अब आता है अगला प्रश्न नंबर 5। तो 5 दिया, एक कहानी यह भी आत्मकथ की लेखिका को बचपन में घर की सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। क्या लड़कियों के लिए अभी भी यही स्थिति है? लेखिका, देखो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि लेखिका के समय में लड़कियां घर के अंदर खेलती थीं, अपने आंगन में खेलती थीं, लेकिन बाहर जाने की उन्हें इजाजत यानी परमिशन नहीं होती थी। तो ये पूछा गया क्या लड़कियों की अभी भी स्थिति वैसी ही है? तो उस पर हमें क्या करना, उत्तर लिखना है। तो आपका उत्तर इस प्रकार से रहेगा, ये रहा उत्तर। एक कहानी यह भी आत्मकथ की लेखिका को बचपन में घर की सीमा से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी।
क्योंकि उस समय की पारिवारिक और एवं सामाजिक मान्यताएं ऐसी थीं कि लड़की को घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता था। यद्यपि उस समय घर की सीमा परिवार से हटकर पड़ोस और मोहल्ले तक फैली हुई थी। पड़ोस और मोहल्ला परिवार का ही एक अभिन्न अंग था, परंतु उसके बाहर लड़कियों के लिए इजाज़त नहीं थी। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। पड़ोस और मोहल्ले की परंपराएं आज क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। अधिकांश लोग फ्लैट में रहने लगे हैं। आजकल लड़कियों के लिए बाहर जाने की कोई बंदिश नहीं है। वे कहीं भी जा सकती हैं, किसी भी स्तर पर खेल खेल सकती हैं। उनका राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेना उसकी योग्यता पर निर्भर करता है। पढ़ने के लिए स्थान या क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। यहाँ तक कि आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक किसी भी क्षेत्र में वह भाग ले सकती हैं एवं कार्य कर सकती हैं। अब वे किसी भी बंधन में बंधकर नहीं रह सकती हैं। तो ये किसी दो बार लिख गया बस। अब वे किसी बंधन में बंधकर नहीं रह सकती हैं। तो ये हो गया पूरा उत्तर। अब इसको समझ लो संक्षेप में थोड़ा। देखो, प्रश्न पूछा गया था कि लेखिका अपने मोहल्ले आंगन तक ही खेलती थी, उसे बाहर जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। क्या आज भी ऐसी ही लड़कियों के लिए स्थिति है? तो आप उत्तर लिखो कि लेखिका के समय में मोहल्ले क्या होते थे? बड़े होते थे, उनकी छतें दूर दूर तक आपस में जुड़ी होती थी, तो वहीं जाकर खेल सकते थे। परंतु आज ये पड़ोस कल्चर स्थिति क्या बदल गई है। अब पड़ोस में लोगों की रुचि कम है या उनमें आपस में उतना संबंध नहीं रहा। अब लड़कियां घर से बाहर जाकर पढ़ने भी लगी हैं, नौकरियां भी करने लगी हैं और अन्य जिम्मेदारियां क्या करने लगी हैं? पूरी करने लगी। इसलिए अब लड़कियां किसी भी बंधन में नहीं रहती हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है जहां पर अभी भी स्थिति जैसी लेखिका की थी वैसी ही है, लेकिन अधिकांश जगह ये बंधन क्या हो गए? समाप्त हो गए हैं। अब आप आते हैं अगला प्रश्न नंबर 6 पर। तो प्रश्न नंबर 6 में दिया, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर देश के स्वाधीनता आंदोलन में लेखिका की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यानी देश की स्वाधीनता आंदोलन में लेखिका ने क्या भूमिका निभाई थी, उसका उत्तर लिखना है। उत्तर, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर देश की स्वाधीनता आंदोलन में लेखिका की भूमिका इस प्रकार रही है। तो पहला उत्तर हम लिखेंगे इस तरह से बिंदुवार। तो पहला लिखेंगे, देश की स्वाधीनता के लिए मन्नू भंडारी ने घर के बाहर निकलकर हड़तालों, जुलूसों आदि में भाग लेना शुरू कर दिया था। यानी देश की स्वाधीनता आंदोलन के लिए मन्नू भंडारी ने क्या किया था? स्कूल के अपने सहपाठियों को लेकर नगरों के चौराहों पर जुलूस, हड़ताल करना शुरू कर दिया था। फिर दूसरा वही दिया, उसने सहपाठियों को एकत्र करके सभा में जोरदार भाषण दिए। फिर आता आपका तीसरा बिंदु। तो तीसरा बिंदु दिया, लेखिका और अन्य नाविकों ने आज़ाद हिंद फौज पर चलने वाले मुकदमों का विरोध किया। चौथा, उसने स्कूल, कॉलेजों और दुकानें बंद करवाईं। फिर अगला बिंदु आता है आपका पांचवा दिया है कि लेखिका आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। तो ये होगी लेखिका की स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका। तो संक्षेप में इसको समझ लो कि लेखिका देखो, जैसे ही वो फर्स्ट ईयर यानी 11वीं में गई, एक तो वो अपने घर में, उसके घर में जो राजनीतिक उसके पिता के मित्र आते राजनीतिक पार्टियों के लोग, एक तो वहाँ बैठकर उसने बहुत सारी राजनीति सीखी। और फिर जैसे ही अपने फर्स्ट ईयर क्लास में गई, वहाँ पर हिंदी की प्राध्यापिका जो शीला अग्रवाल है, फिर उसकी जोशीली बातों ने और उसको प्रेरित किया। फिर उसने स्वाधीनता आंदोलन में अपने तरह से अपने सहपाठियों को लेकर भूमिका निभाई। अब आता है प्रश्न नंबर 7, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी एक कहानी यह पाठ में लेखिका की माँ का भी चरित्र आया, तो उस पर उसके व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो मैंने पहले ही जैसे बताया था, व्यक्तित्व का अर्थ होता है व्यवहार, यानी व्यक्ति का व्यवहार। तो चलो लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर लेखिका की माँ की विशेषताएं इस प्रकार। तो बिंदु नंबर पहला दिया हुआ है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना। लेखिका की माँ अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित थी
वह सुबह से शाम तक बच्चों की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहती थीं। कहने का मतलब ये कि लेखिका की माँ पूरी तरह से अपने परिवार के प्रति समर्पित थी। हमेशा वह अपने बच्चों और अपने पति की ही आज्ञा का या आदेश का पालन करती रहती थी। फिर आता है दूसरी विशेषता, धैर्य और सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति। लेखिका की मां में धरती से भी ज्यादा धैर्य और सहन शक्ति थी। वह अपना प्राप्त समझकर उनके पिताजी की हर ज्यादती को सहन करती थी। बच्चों की हर बच्चों की हर फरमाइश और जिद को वह धैर्य पूर्वक पूरा करती थी। तो एक तो ये हो गया कि वह कैसी थी, हमेशा धैर्य रखती थी और कोई कुछ भी कहे हमेशा सहन कर लेती थी। फिर आता है बिंदु नंबर तीसरा। तो बिंदु नंबर तीसरा में दिया हुआ त्याग की मूर्ति। लेखिका की माँ त्याग की प्रतिमूर्ति थी। वह हमेशा दूसरों के लिए काम करने में व्यस्त रहती थी। जिंदगी भर उन्होंने ना अपने लिए कुछ चाहा और ना ही अपने लिए कुछ मांगा, केवल दूसरों को देती ही रही। यानी लेखिका कहती कि उसकी माँ हमेशा अपने घर परिवार के लिए त्याग ही करती रही। उन्होंने अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं सोचा। फिर आता है अंतिम बिंदु, तो दिया स्नेह और ममत्व से पूर्ण। लेखिका की माँ स्नेह और ममत्व के स्वभाव की थी। लेखिका के सभी भाई बहनों का लगाव माँ के साथ ही था। यानी जो लेखिका की माँ थी, हमेशा उसके लेखिका के अपने भाई बहनों का हमेशा झुकाव किसकी माँ की तरफ रहता था, क्योंकि माँ में बहुत ही स्नेह और ममत्व था। ये हो गया प्रश्न नंबर 7। अब आता है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 में दिया कि एक कहानी ए बी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखिका की बेपढ़ी लिखी माँ भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व पात्र है। इसको एक बार समझ लो कि एक कहानी ए बी पाठ में लेखिका की माँ का उल्लेख हुआ और उसकी माँ कैसी थी, बिना पढ़ी। तो इसमें वो लेखिका कहती कि मेरी माँ एक भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व पात्र है। यानी उसकी माँ भारतीय नारी का क्या कर रही है, प्रतिनिधित्व कर रही है, यानी लीड रोल कर रही है। तो भारतीय नारी पहले कैसे हुआ करती थी या भारतीय माँ पहले कैसे होती थी, उसके बारे में बताया गया। ठीक, आज की स्थितियाँ बदल गई, आज के बारे में नहीं, पहले के बारे में बताया। तो उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार से। तो देखो, उत्तर जो मैंने दिए ये लिख सकते हो, अपने मन से भी बनाकर ठीक ढंग से लिख सकते हो। ऐसा नहीं कुछ भी छापा है। बच्चे क्या करते हैं, अपनी माँ के बारे में लिख देते हैं। अब अपनी माँ के बारे में अच्छाइयाँ तो लिखते, लेकिन लिखने का तरीका नहीं उन्हें मालूम होता। तो आप इसको पढ़कर बहुत आसानी से समझ सकोगे। तो उत्तर, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका की माँ भारतीय स्त्री का प्रतिनिधित्व पात्र है। भारतीय नारी युग से पुरुष के शोषण को सहन करती आई है। उसके आश्रय में रहकर वह स्वयं को कमजोर समझती रही है, इसलिए हर दबाव को सहन करना उसकी आदत बन गई। सहनशीलता त्याग उसके जीवन का आधार है। वही रूप लेखिका की माँ में दिखाई देता है। वह भारतीय नारी का जीता जागता स्वरूप था। सुबह से शाम तक बच्चों की इच्छाओं और पति की आज्ञाओं का पालन करने में तत्पर रहती थी। धैर्य और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति बन वह पति की हर ज्यादती को सहन करती थी। हर काम को सिर झुकाकर फर्ज समझकर करते रहना उसकी आदत बन गई थी। उसने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वास्तविकता यह है कि वे स्नेह और ममत्व की से भरी वास्तविकता यह है कि वे स्नेह और ममत्व से भरी पूर्ण परंपरागत घरेलू एवं भारतीय स्त्री थी। कहने का मतलब ये कि लेखिका की माँ ठीक वैसी ही थी जैसी भारतीय स्त्रियां होती थीं। हमेशा अपने घर परिवार की चिंता करना और पति जो भी कहे, इसमें है ना जातिथि सहने का मतलब ये है कि घर की जो महिला होती है वो बहुत सारा काम करती सुबह से शाम लेकर, उसके बाद भी पति क्या होते हैं उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, बीच बीच में उसको क्या डांट डपट देते हैं। यही कहलाता है जातिथि। यानी जो पहले भारतीय माँ या नारियाँ होती थी वो घर में बहुत काम करती थी, कोई कुछ भी कहता रहे तो उसको ध्यान नहीं देती तो उसको सहन कर जाती थी। अब स्थितियाँ बदल गई, वैसी नहीं है। तो यहाँ पर प्राचीन यानी पहले की माँ या भारतीय नारी का चित्रण किया गया। आज की भारतीय नारी का चित्रण मत कर देना उधर। प्रश्न जब पूछा जाए तो ठीक ढंग से पढ़ लेना, समझ लेना। अगर पहले की यानी लेखिका के माँ के समय की बात की जाए तो वो लिखेंगे, अगर आज के समय की कहा जाए तो वैसी लिखेंगे। ऐसा नहीं कि
पहले की माँ के बारे में पूछा गया और आप आज की माँ के बारे में लिख कर आ गए। ये आप वहाँ विशेष ध्यान रखना। तो ये हो गए 2011 तक के प्रश्न समाप्त। अब आता है आपका 2012 में पूछे गए प्रश्न। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब आप सोचोगे कि प्रश्न तो एक ही पूछा जाता है, तो हम इसमें अलग अलग रीजनल जो सीबीएसई बोर्ड होते हैं और अलग अलग सेट, उन सब से प्रश्न कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए प्रश्नों की संख्या एक ही वर्ष में अधिक दिखाई देती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9। एक कहानी ए की लेखिका के पिताजी के व्यक्तित्व की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कहने का मतलब यह है कि मन्नू भंडारी के पिता की 4 विशेषताएं बताइए। तो हम इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद लिखेंगे कि एक कहानी ए की लेखिका मन्नू भंडारी के पिता जी एक प्रतिष्ठित व सम्मानित व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व की 4 प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो पहला, महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व। लेखिका के पिता यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे। इसका श्रेष्ठ उदाहरण मिलता है कि उन्होंने अकेले अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाया, जो कि अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश है। तो देखो, अब इसको समझ लो। जो लेखिका के पिता थे वो हमेशा ये सोचते थे कि संसार में हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, यानी प्रसिद्ध हों, यानी प्रतिष्ठा और सम्मान के वो हमेशा क्या भूखे रहते थे। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में काम किया। पर आते हैं बिंदु नंबर 2, कोमल एवं संवेदनशील। लेखिका के पिता बेहद कोमल एवं संवेदनशील व्यक्ति थे। आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के सामने आर्थिक समस्या नहीं रखी, यानी कोमल भी थे, संवेदनशील थे। उन्हें बहुत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बारे में उन्होंने अपने बच्चों से कभी बात नहीं की। अब आता है अगला बिंदु नंबर 3। तो तीसरा दिया है समाज सुधारक एवं सच्चे देश प्रेमी। वे अनेक समाज सुधार के कार्यों से जुड़े हुए थे। उनके घर में राजनीतिक लोगों की गोष्ठियां होती थीं, जिसमें देशभक्तों और शहीदों की चर्चाएं होती थी। यानी लेखिका के पिताजी समाज में बहुत रुचि लेते थे, यानी समाज सुधार के लिए, और सच्चे देश प्रेमी थे। हमेशा अपने देश के बारे में सोचते और उसकी ही चर्चाएं किया करते थे। फिर अगला बिंदु आता है शिक्षा के प्रति सजग। अर्थ अभाव की स्थिति में भी ये बच्चों की शिक्षा के प्रति सजग थे। शिक्षा के लिए ये केवल उपदेश नहीं देते थे, अपितु 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर पढ़ाया करते थे। यानी देखो, शिक्षा के प्रति हमेशा कैसे रहे, जागरूक रहे। कहने का अर्थ ये है कि लेखिका के पिताजी की हमेशा अर्थ का अभाव क्या है, पैसे का हमेशा अभाव रहा, यानी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन उन्होंने कभी बच्चों को पढ़ाई के लिए इस तरह की समस्या नहीं आने दी। उन्होंने अपने बच्चों को तो शिक्षित किया और 8-8, 10-10 मोहल्ले के भी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 10। एक कहानी ए की लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा। यानी एक कहानी पाठ में लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों कहा। व्यक्तित्वहीन का मतलब होता है जिसकी अपनी कोई पहचान ना हो। तो उसका कारण देखो, जान लेते हैं क्या उन्होंने कहा। उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। एक कहानी ए की लेखिका मन्नू भंडारी ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन इसलिए कहा है क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी। सुबह से शाम तक वह पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में और बच्चों की पूर्ति में उलझी रहती थी। यद्यपि वह धैर्य और सहन शक्ति की प्रतिमूर्ति थी, परंतु पिताजी की जाति को सहन करना उनके व्यक्तित्व और अस्तित्वहीन करता था। बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश एवं जिद को पूरा करना वह अपना कर्तव्य समझती थी। स्नेह एवं ममता से भरपूर होने पर भी उनका व्यक्तित्व बिल्कुल निरीह था। स्वयं पर कोई ध्यान नहीं देती थी। अपने लिए उनकी कोई मांग नहीं थी। लेखिका की दृष्टि में उनकी माँ का अपना कोई वजूद या व्यक्तित्व नहीं था। कहने का मतलब देखो, इसमें क्या कहा, लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन क्यों बताया। उसका कारण ये, लेखिका देखती थी कि उसकी माँ सुबह से शाम तक
पति और बच्चों की सेवाएं करती रहती थी, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं देती थी, कोई कुछ भी कहता रहे सब सुनती थी, सब सहन कर लेती थी। तो लेखिका को लगता था कि इस माँ का तो कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई उनको कुछ समझता ही नहीं, जिसको जो मन आता है जितनी सेवा करवाता है, जो मन आता है कहता है, जब चाहता है डांट देता है। इसीलिए लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन बताया। अब आता है प्रश्न नंबर 11। तो 11 में पूछा गया, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका के व्यक्तित्व को किस किसने प्रभावित किया। तो ये देखो तीसरी बार प्रश्न पूछा गया, 2010 में भी पूछा गया, 11 में भी पूछा गया और 12 में पूछा गया। बस घुमा फिरा के उसको क्या करा है, पूछा है। तो मैंने हर जगह उसी उत्तर को अलग अलग ढंग से लिखा, उत्तर वही है, भाव वही है। तो उत्तर लिखेंगे, एक कहानी यह भी पाठ की लेखिका का व्यक्तित्व निम्न लोगों से प्रभावित हुआ। पहला, लेखिका के व्यक्तित्व पर उसके पिता का प्रभाव। तो चलो पिता का प्रभाव क्या रहा वो समझ लेते हैं। लेखिका के पिता के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने लेखिका के भीतर हीन ग्रंथि पैदा कर दी थी, जिससे वह बड़ी होकर भी उबर नहीं पाई। वह काली थी और उनकी बहन सुशीला गोरी थी। उनके पिताजी को गोरा रंग पसंद होने के कारण वह लेखिका की हर बात की तुलना उनकी बहन सुशीला से करते थे एवं उसकी प्रशंसा करते थे। इससे लेखिका के मन के भीतर जो एक हीन भाव की ग्रंथि पैदा हुई, वह सम्मान, प्रतिष्ठा एवं नाम प्राप्त करने पर भी मिट नहीं पाई। देश प्रेम की भावना का गुण भी उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला। तो देखो ये मैंने 2 बार समझा दिया है, आप इसको इतनी ऐसी पढ़ के ही समझ लेना, मैं बार बार उसी को नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है। तो उसमें समय फिर ज़्यादा लगेगा। फिर दूसरा आता है प्राध्यापका शीला अग्रवाल का प्रभाव। प्राध्यापका शीला अग्रवाल ने ही उन्हें साहित्य जगत से परिचित कराया। साहित्य को पढ़ने समझने और उस पर बहस करने की प्रेरणा उन्हें शीला अग्रवाल से मिली। देश की स्थितियों को जानने समझने की जो समझदारी उन्हें अपने पिता से मिली थी, शीला अग्रवाल ने उसे सक्रिय भागीदारी में बदलने की प्रेरणा दी और वह राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने लगी। शीला अग्रवाल के नेतृत्व में वह भाषा हड़ताल जुलूस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जो विवाह उपरांत भी चलता रहा। यानी पिताजी और शीला अग्रवाल का ऐसा प्रभाव पड़ा जो उसके विवाह के बाद भी चलता रहा। तो इसमें बस ये कि उसके पिता का और शीला अग्रवाल 2 का प्रभाव पड़ा। पिताजी हमेशा उनका गोरा रंग क्या रहा, कमजोरी रही, इसीलिए वह उसकी बड़ी बहन जो थी उससे हमेशा तुलना करती थी और इसी की प्रशंसा करती थी। इसलिए लेखिका के मन में हीन भावना हो गई और कहती ये हीन भावना मेरे मन में ऐसी बैठी कि मेरे बाद में लेखिका बन गई, सम्मान पाया, प्रतिष्ठा पाया, लेकिन वो जो हीन भावना उसके अंदर ग्रंथि यानी कर गई थी, वो कभी उसके मन से नहीं जा सकी। अब आता है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया, एक कहानी यह भी कि लेखिका ने आस पड़ोस की कल्चर के महत्व को कैसे समझाया। महानगरों के निवासी उस कल्चर से वंचित क्यों हैं। तो उत्तर इसका इस प्रकार से रहेगा, एक कहानी यह भी कि लेखिका ने यह समझाया कि पड़ोस कल्चर मनुष्य के जीवन में अहम भूमिका रखता है। मिलजुल कर रहने की प्रवृत्ति पड़ोस के कारण ही उत्पन्न होती है। आपसी मेलजोल, सहयोग की भावना, सद्भावना, सहानुभूति, भाईचारा, यह सब पड़ोस कल्चर की ही देन है। स्वयं लेखिका इस पड़ोस कल्चर की देन है। उनकी कहानियों के पात्र उनके पड़ोस के वे लोग हैं जो सहज भाव से उनकी कहानियों में उतरते चले जाते हैं। उनके समय में परिवार की सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी, परंतु आधुनिक जीवन में अत्यधिक व्यस्तता के कारण महानगरों के फ्लैट में रहने वाली संस्कृति ने परंपरागत पड़ोस कल्चर को क्या कर दिया, खंडित कर दिया। बच्चों को पड़ोस कल्चर से अलग करके उन्हें अत्यधिक संकीर्ण, असहाय और असुरक्षित बना दिया। महानगरों के निवासी अकेलेपन की पीड़ा से ग्रसित हैं। परिवार में रहते हुए भी उनकी स्थिति बंद कमरे तक सीमित हो गई है। व्यस्त जीवन ने उन्हें आपसी मेलजोल और परस्पर सहृदयता की भावना से वंचित कर दिया। तो ये देखो उन्होंने बहुत अच्छा पड़ोस कल्चर पर लेख दिया है। तो बड़ा है लेकिन अच्छा, आप आसानी से कहानी की तरह पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। उन्होंने पहले ये बताया कि पड़ोस कल्चर होता क्या, पड़ोस कल्चर से मनुष्य में कौन कौन से गुण आते हैं, पड़ोस
कल्चर। देखो यानी पड़ोस कल्चर का मतलब है अपने पड़ोसियों के साथ मधुर व्यवहार रखने से क्या होता है, उसमें सहयोग की भावना आती है, एकता की भावना आती है, सुख दुख में साथ देने की भावना आती है, साथ मिलकर काम करने की भावना आती है। यही जब हम पड़ोसी से कोई संबंध नहीं रखते हैं, क्योंकि हमने फ्लैट जीवन जीना शुरू कर दिया, हमने एक डिब्बे में खुद को कैद रख दिया और सारी विशेषताओं से कट जाते हैं, तो हम परिवार में रहते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 13, उस घटना का उल्लेख कीजिए जिसके बारे में सुनने पर एक कहानी यह भी कि लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इस प्रश्न में कहा गया कि उस घटना का उल्लेख करें, यानी के बारे में लिखें जिसमें लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। तो उस घटना का हम उल्लेख करते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से। लेखिका जिस कॉलेज में पढ़ती थी, कॉलेज का मतलब है यहाँ पर हायर सेकेंडरी ईयर यानी 12वीं स्कूल में, उस कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु लेखिका के पिता को बुलाया। लेखिका के पिता इस बात से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा कि उनके 5 बच्चों में से लेखिका उनका नाम डुबो रही है। पिताजी के कॉलेज जाने पर लेखिका पड़ोस में जाकर बैठ गई ताकि वह पिताजी के लौटने पर उनके क्रोध से बच सकें। परंतु लेखिका के पिताजी कॉलेज से लौटे तो वे बहुत प्रसन्न थे, गर्व से उनका चेहरा चमक रहा था। उनको इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी कॉलेज की लड़कियों को पर बहुत रौब है। पूरा कॉलेज 3 लड़कियों के इशारे पर खाली हो जाता है। प्रिंसिपल द्वारा कॉलेज चलाना असंभव हो रहा है। पिताजी को उस पर गर्व होने लगा कि वह देश की पुकार के समय देश के साथ चल रही है। पिताजी ने जब यह सब अभिव्यक्त कर कहा इसे रोकना असंभव है, यह सब सुनकर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हुआ और ना ही कानों पर। देखो कहने का मतलब इसको और अच्छे ढंग से हम समझ और लिख सकते हैं कि लेखिका के कॉलेज से प्रिंसिपल का उनके पिताजी के लिए क्या आया, पत्र आया कि आप कॉलेज में आ जाएं। ठीक है, तो पिताजी क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। घर पर कहते हैं देखो ये मुझे कहीं की नहीं छोड़ेगी, कोई ना कोई शिकायत फिर आई होगी। तो पिताजी जैसे ही उसके कॉलेज जाते हैं तो लेखिका डर के कारण पड़ोस के यहाँ चली जाती कि अगर पिताजी कॉलेज से आएंगे वहाँ मैडम क्या करेंगी, मैडम ऐसा जो भी रहेंगी प्रिंसिपल शिकायत करेंगे और पिताजी आकर फिर डांटेंगे। इस डर से वो पड़ोस के यहाँ चली जाती है। लेकिन पिताजी वापस आते हैं और वो गर्व महसूस करते हैं। यह बात कौन बताता है, लेखिका की माँ से बताती कि पिताजी आए, बहुत खुश हुए और उसको गर्व हो रहा था। तो लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होता था कि पिताजी ऐसा भी उसके बारे में सोच सकते, क्योंकि पिताजी हमेशा उसके बारे में गलत ही बोलते थे। तो ये पहली बार उसके बारे में जो सकारात्मक दृश्य दिखाई दिया तो लेखिका बहुत ही खुश हुई। अब आता है प्रश्न नंबर आपका 14। तो प्रश्न नंबर 14 में दिया कि मन्नू भंडारी अपने व्यक्तित्व में उभरी, यहाँ पर उमरी है ना, यहाँ उमरी नहीं होगा, उभरी कुंठाओं और गलतियों को पिता की देन क्यों मानती हैं। यानी मन्नू भंडारी अपने व्यक्तित्व बताया ना व्यवहार। प्रश्न में ये कहा गया कि मन्नू भंडारी के व्यवहार में कुंठा और ग्रंथियों पिता की देन को कहा, यानी उनके अंदर कुंठा जो उत्पन्न हुई और जो ग्रंथि उत्पन्न हुई वो उसमें पिताजी की देन क्या है। तो देखो कुंठा किसे कहते हैं, कुंठा उसे कहते हैं जब जहां पर व्यक्ति अपनी बात को कह ना पाए, अंदर ही अंदर क्या हो जाए, घुटता रहे, तो उस स्थिति को कहते हैं कुंठित होना, है ना। यानी वो कहना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, ये कहलाता है कुंठित। ग्रंथि करना यानी कोई ऐसी बात, कोई ऐसा दरअसल ऐसा कोई व्यवहार करे जो उसके मन में क्या हमेशा बैठ जाए, तो ये कहलाती ग्रंथि। और ये लेखिका के मन में कहां से आया, पिताजी से ही आया। तो प्रश्न को हम उत्तर समझते हैं कि कैसा लिखेंगे। लेखिका के पिताजी की व्यवहार ने बचपन में ही लेखिका के मन में यह हीन भावना की ग्रंथि पैदा कर दी थी कि यह काली है। उनके पिताजी को गोरा रंग पसंद था, इसलिए लेखिका से 2 वर्ष बड़ी खूब स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से उसके पिता उसकी तुलना किया करते थे और हमेशा उसकी प्रशंसा करते थे। पिताजी के इस व्यवहार ने लेखिका के मन में हीन, यहाँ पर लेखिका के होगा, लेखिका के मन में हीन भाव की ग्रंथि पैदा कर दी। मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने के उपरांत भी लेखिका इस कुंठा से उबर नहीं पाई। इतना ही नहीं, ताज की शक्की स्वभाव के कारण
ताज की नहीं होगा, पिताजी के, पिताजी के शक्की स्वभाव के कारण लेखिका को बड़े होने पर अपने अंदर हीनता नजर आने लगी, जिसके एक खंडित विश्वासों की पीड़ा झेलने लगी। अपने भीतर अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा को महसूस करने लगी। वास्तव में ये कुंठाएं और ग्रंथियां पिता की ही देन थीं। तो ये पहले भी मैंने बता दिया कि लेखिका में ग्रंथियां कुंठा क्यों हैं। प्रश्न नंबर 15, शीला अग्रवाल का मन्नू भंडारी को घर की चारदीवारी से बाहर निकलने को प्रेरित करना और पिताजी का घर के दायरे में रखना, इन दो दवाओं से लेखिका कैसे जूझती है, स्पष्ट कीजिए। देखो, प्रश्न में ये कहा गया है कि लेखिका दो लोगों से प्रभावित हुई थी, एक तो अपनी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से, दूसरा पिताजी से। तो देखो, शीला अग्रवाल की बातों से यानी जोशीली बातों से वह प्रेरित होकर चार दीवार से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन वह पिताजी चाहते थे कि वो सब सीखे और चार दीवारी के अंदर रहे। तो इस तरह से उस पर दो दबाव थे। तो इन दोनों दबाव से वह कैसे संघर्ष कर रही थी या जूझ रही थी, उसी के बारे में हमें उत्तर लिखना है। तो उत्तर देखो इसका इस प्रकार से रहेगा। तो उत्तर ये होगा आपका ये। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? लेखिका के पिताजी के अनजान अनचाहे से लेखिका भावना एवं कुंठा से ग्रसित थी। वे उसे घर की चार दीवारी में रखकर देश और समाज के प्रति जागरूक तो बनाना चाहते थे, परंतु इसकी भी एक निश्चित सीमा थी। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी आंदोलन में भाग ले या सड़क पर हड़तालों इत्यादि में शामिल हो। लेखिका और उनके पिताजी में वैचारिक टकराट रही। लेखिका जब प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के संपर्क में आई, तब वह इससे बाहर निकलने को प्रेरित हुई। प्रभात फेरियों में सक्रिय भाग लिया। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने उसे देश के लिए सक्रिय होकर काम करने के लिए प्रेरित किया और यह सिलसिला जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गया। शीला अग्रवाल के निर्देशन को पाकर उनकी राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी रही। देखो, अब इसको ऐसे समझ लो। देखो, लेखिका के पिताजी चाहते थे कि वह राजनीति, समाज, देश दुनिया के बारे में सीखे और जाने, लेकिन वह घर के बाहर इनका प्रदर्शन न करे। वहीं दूसरी ओर शीला अग्रवाल की बातों से प्रेरित होकर यानी वो सब चीज़ें जाने, लेकिन घर के चार दीवारी से बाहर उसका प्रदर्शन भी करे। और इसी उनकी शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से वह प्रभावित हुई और उसके जीवन का वो अंग बन गई और पूरे जीवन उसने वैसा ही किया, यानी उसके व्यक्तित्व में वैसा ही प्रभाव आया। तो ये हो गए आपके प्रश्न नंबर 15। तो 2010 से लेकर 2015 तक के प्रश्न उत्तर का पार्ट 1 ये यहीं समाप्त होता है। अब पार्ट 2 में 2013 से लेकर 16 तक के प्रश्नों को पार्ट 2 में लाएंगे और पार्ट 2 का जो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दे देंगे और जो पार्ट 2 होगा उसमें पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे जैसे वो हम अपलोड करेंगे। तो ये हमने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे थे जो बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं। तो इन प्रश्नों से आपको प्रश्नों के अलग अलग प्रश्न किस तरह से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी समझ बढ़ेगी, जानकारी मिलेगी और उनका उत्तर कैसे लिख सकते हैं ये भी जान पाएंगे। यानी कुल मिलाकर आप इस पार्ट से कैसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनका उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे ये आपने भली बात सीख लिया होगा। उसके बाद भी अगर किसी प्रकार का मन में कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।